नमस्कार दोस्तों। भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, लेकिन लोहारू एक रियासत होती थी, वहाँ से लोगों को आज़ादी मिली थी 1948 में। एक साल देरी से आज़ादी हुई। और कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी से ऐसे ही गप्पे लगा रहे थे हम लोग, तो उसमें जिक्र आया कि लोहारू में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ है, संभवतः हरियाणा का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन उसको उस दौर में कह सकते हैं, और बहुत सारे किसानों ने अपनी कुर्बानियाँ उसमें दी थी। जब मैंने इसको YouTube पे सर्च किया तो मुझे कोई ऐसा वीडियो मिला नहीं। फिर कुछ किताबें खंगाली और उनमें तो ये जानकारी मिली। तो कॉमरेड साहब से आग्रह किया था कि लोहारू का किसान आंदोलन कम से कम वीडियो के रूप में दर्ज होना चाहिए। हाँ। क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को, इस पीढ़ी को। तो कॉमरेड साहब आज बताइए हमें, हमारे दर्शकों को। मैं सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। और ये जो आज जो अपन ये तय किया कि इसके ऊपर बातचीत करेंगे जी, और कोई वीडियो होना चाहिए। असल में गूगल पे सामग्री तो है लोहारू किसान विद्रोह की, वीडियो नहीं है, ये बात सही है। और दूसरी जो अफसोस की बात है वो ये है कि कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई इसके ऊपर, इसके बावजूद हरियाणा के हमारे बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि लोहारू के इलाके में है जानकारी, वहाँ तो छुटपुट मनाते भी हैं, मनाते हैं, वो शहीद दिवस मना लेते हैं। 22 जो शहीद हुए उसके आगे पीछे भी हुए हैं शहीद, लेकिन उस एक घटना में सिंघानी गांव के 8 अगस्त 1935 को जो नवाब की पुलिस ने फायरिंग की और लाठीचार्ज किए, उसमें 22 किसान शहीद हुए। तो वो 8 अगस्त को सिंघानी गांव में इलाके के लोग मनाते। मुझे ऐसा लगता है कि शायद युवा पीढ़ी को नहीं पता, वहाँ की भी युवा पीढ़ी को, जिस तक इस बात को पहुँचाना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन मेरे को खुद भी इस विषय को लेके कुछ पश्चाताप भी है और संतुष्टि भी है। पश्चाताप तो ये है कि वो कुछ किताबें तो हमारे पास थी फिर भी नहीं पढ़ी समय से, इस बात का पश्चाताप आज भी हो रहा है। संतुष्टि इस बात की है कि चलो कम से कम अब तो पढ़ी। तो दरअसल ये आज़ादी का आंदोलन है ना, इसके बारे में ऊपर की जानकारियां तो बता दी जाती हैं राष्ट्रीय स्तर की, कि भाई ये ऐसा योग आंदोलन था, ये भारत छोड़ो आंदोलन था, ये इंडिविजुअल सत्याग्रह था, ये नमक सत्याग्रह था, ये दांडी मार्च था। और नीचे की जो जनता के स्तर के ऊपर गांव के किसान मजदूरों के जो संघर्ष है आज़ादी के लिए और उनकी जो शिरकत और कुर्बानियां हैं, उसके ऊपर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। उसको हटाना बहुत जरूरी है, वरना इतिहास हमारा न केवल अधूरा है बल्कि अंश मात्र ही है। एक नंबर 2, उस इतिहास को जानने का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा यदि हम नीचे के सूत्र को आज के संदर्भ से नहीं जोड़ेंगे। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो लोहारू की रियासत हो, चाहे वो दुजाना की हो, चाहे पटौदी की हो, चाहे वो जींद की रियासत रही हो, चाहे पटियाला महाराजा का शासन रहा हो, इनके तहत लड़ने वाले लोगों के जो अब पंजाब का हिस्सा बनता है, जो पटियाला रियासत और फिर पैप्सू के अंतर्गत आता था, उसका तो मेरे को मालूम है कि मुजारों के आंदोलन और वो तमाम दर्ज हैं, इतिहास लिखा भी गया है, सब कुछ है। लेकिन हमारे यहाँ के नहीं है।
अब इस संबंध में जो सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत और विश्वसनीय जो शोध कार्य हुआ है उस पूरे लोहारू के आंदोलन को जनता के सामने लाने का प्रयत्न है, वो एक ये सीबी शौरान जी की पुस्तक है जो शौरान बावनी लोहारू का हैरत अंगेज इतिहास। ये इस किताब का विमोचन जब हुआ था ना, हाँ तब मैं मौजूद था। अच्छा, और खास बात यह है कि ये किताब मेरे पास कई साल से है। हाँ। और मैं इसमें से बहुत थोड़ा पढ़ पाया। वही तो समस्या है। लेकिन ये किताब मैंने सही जी मैं पढ़ लूंगा, इसको अब पढ़ लूंगा जरूर। अब तो पढ़नी पड़ेगी, मेरी भी अभी पूरी नहीं। इनकी अगली एक किताब थी गैलेंट हरियाणा, वो भी है मेरे पास, जो 1857 का विस्तृत इतिहास जिसके ऊपर बड़ी भारी रेफरेंसेस दिए हुए हैं। सीबी शौरान जी की खास बात यह है कि जब वो कुछ लिखते हैं तो वो फिर उसमें कसर नहीं छोड़ते कुछ भी। और देखो कमाल ये है, ये इतिहास के तो विद्यार्थी नहीं रहे। हाँ जी। ये तो इंजीनियर हैं बहुत बड़े। और हरियाणा का जो सिंचाई विभाग है उसका सर्वोच्च जो पद है उसको कहते हैं इंजीनियर इन चीफ, वो ये रह के रिटायर हुए हैं। बिल्कुल जी। और इनके ऑफिस की एक खास बात बताता हूँ मैं आपको सर। इनके ऑफिस ऐसा ऑफिस होता था जिसका दरवाजा खुला रहता था, किसान सीधे घुस जाया करते थे। बिल्कुल। नहीं, वो एक सामाजिक व्यक्ति हैं और जाने माने लेखक हैं, अभी भी लिख रहे हैं। भाखड़ा डैम पे ए डायनेमिक स्टोरी ऑफ भाखड़ा डैम, वो उन्होंने लिख रखी है। तो विद्वान हैं बड़े। मैं तो कह रहा था कि ये जो पुस्तक है इसके ऊपर इनको कोई 3 PhD डिग्री दे दे तो भी कम है। और इन्होंने साक्षरता के आंदोलन में बहुत काम किया। ये मतलब लोकगीत भी लिखते थे। ज्ञान विज्ञान समिति वगैरह के साथ गांव-गांव जाके कई साल तक इन्होंने कार्य किया। तो समाज सुधारक हैं और एक वैज्ञानिक दृष्टि से पुस्तक लिखी हुई है जी। बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है, ऐसे नहीं कि कोई अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दे मतलब। और ये जो मंडौली कला गांव इनका उसी में पड़ता है, लोहारू रियासत के अंदर जो रियासत थी वो बावनी कहते हैं, तो 52 गांव की वो एक रियासत है। तो इसलिए इनको ये महसूस हुआ होगा कि मेरा खुद का गांव भी जिस इतिहास का गवाह है, क्यों नहीं उसके भीतर उसको अध्ययन ये नहीं लिखते तो अधूरा भी था, कोई अधूरा भी था। दूसरी जो पुस्तक है वो है, उनका नाम भी चंद्रभान है और इनका भी सीबी शौरान का नाम भी चंद्रभान है। ये चंद्रभान ओबरा जी हैं जो 1957 में MLA बने और ये भी समाज सुधारक भी थे, लड़ाका भी थे। और रामजस कॉलेज से उस जमाने में इन्होंने ग्रेजुएशन की, लेकिन नौकरी नहीं की। आपके साथ तो थे जेल में? मैं साथ तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो तीसरी पुस्तक है इसकी भी एक स्टोरी है सर। हाँ। मैं रास्ते में आ रहा था और एक रद्दी वाला इसको कहीं से लाया था, उस रद्दी की मैं ऐसे पड़ी हुई थी जो इसीलिए अफसोस प्रकट कर रहा था। और मैं घूम के आ रहा था मॉर्निंग वॉक से, तो मैं उसको पकड़ लिया। मैंने कहा ये किताब, बोला ले लो बाबूजी, आप ही ले सकते हो इसको, तो जानते घड़ी में आता है। तो ये किताब मुझे ऐसे देखो, राइट व्यक्ति के पास राइट किताब कैसे पहुंचती है, नजर है ना, वो दृष्टि पकड़ती है उस चीज को। ये लोहारू के विधायक होते थे चंद्रभान ओबरा जी, उनकी किताब है ये। हाँ, वो बहुत, इसमें मैंने पढ़ा सर, इसमें बहुत गुड जानकारी है। हाँ, विस्तृत जानकारियां हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तीसरी जो पुस्तक है वो है ये हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी ऑन मॉडर्न इंडिया। ये डॉक्टर सुमन शिवाच और डॉक्टर धर्मवीर सैनी। ये तो अभी विमोचन हुआ जिसका दिल्ली में आप गए थे? नहीं, ये वो नहीं अच्छा, वो है। ये तो ये पुरानी है। इसके अंदर ना डॉक्टर राजेश कुमार जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में है, उनका एक चैप्टर जो है वो पीपल्स रेजिस्टेंस इन लोहारू 1935। वो चैप्टर इसके अंदर 2 नंबर का चैप्टर है। ये बहुत अच्छा, उसके अंदर भी अंग्रेजी में ये पुस्तक है। और
ये संयोग की बात है, मेरे लिए खुशी की बात के तीनों पुस्तकों के जो लेखक हैं उनसे मेरा निजी ताल्लुक है, बहुत ही निजी इस रूप में। ये तो चलो हमारी बेटी जैसी ही है, कॉमरेड कृष्ण स्वरूप की भतीजी है, डॉक्टर सुमन पढ़ाती हैं। मैं तो इनका मतलब तो उन्होंने खुद पिछले दिनों ये जो है मुझे भेंट की पुस्तक। और ये चौधरी चंद्रभान जो थे एक्स MLA, इनके साथ 1 साल में जेल में रहा, हिसार की जेल में। बात वही है, अब फिर इस बात का पश्चात है, ये बात तब क्यों नहीं पूछी उनसे हमने जो अब पता चल रही है। जेल में तो टाइम ही टाइम था, अतिरिक्त टाइम था। आचार्य जी हम उनको कहते थे, ओबरा गांव था इनका। आर्य समाजी थे, आर्य समाजी थे, शाम को रोज संध्या करते थे। और उस इलाके के कुछ और लोग भी वहाँ पे थे। और जो ये CB सोरान जी हैं, खैर चलो इनके साथ तो है ही हमारा, जो वो बिल्कुल जॉब में नए नए लगे थे SDO, तभी से जानकारी हमारी उनके साथ रही, अभी तक भी उनसे संपर्क है। और सिंचाई वगैरह से संबंधित कई तरीके की जानकारियाँ। तो एक रिसर्च मेथोडोलॉजी जो प्रोफेशनल होती है, शोध कार्य है, वो इनका कौशल है, मतलब पुस्तकें लिखने का। तो खैर ये बात इससे संबंधित है। तो कुछ और भी होंगी, हम ये नहीं कहते 3 ही पुस्तकें, हमारा वास्ता इन्हीं से पड़ा है। लेकिन इससे आप एक विडंबना देखिए कि नवाब के खिलाफ किसानों का ये विद्रोह बहुत लंबा विद्रोह है। मतलब 1820-22 से शुरू होके, और आप लगा लो 1948 तक का 100 ये चंद्रभान ओबरा जी ने तो ये लिख रखा है, 135 साल तक नवाब का शासन लोहारू की रियासत पे रहा, और 135 साल लोहारू के लोग उनसे संघर्ष करते रहे। अब ये जो सबसे रोचक बात ये है जो आज हमें देखने की है, क्योंकि कृषि और किसानी आज भी एक चुनौती हमेशा ही रहा है, किसी दिन जब करेंगे ना। लेकिन 1857 का जो विद्रोह था हमारे इन इलाकों में, अम्बाला से शुरू हुआ 10 मई को, फिर मेरठ में हुआ, और वो कुछ लोग अब तक इतिहास में ये ऐसे ही जोड़ तोड़ लिख के बोला, जो बंदूक के कारतूस होते थे, फौज जो मुंह से निकालने पड़ते थे, उसमें सुअर की गाय की चर्बी थी, तो हिंदू मुसलमान सिपाही भड़क गए। ऐसा कुछ वास्तव में वो एक किसान विद्रोह था, किसानों के बेटे थे वो फौज में, और किसानों का भयंकर दमन और लगान देने की स्थिति नहीं थी, इतना ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुचल रखा था। उसके खिलाफ विद्रोह था। जो अच्छे बड़े इतिहासकार हैं उन्होंने खुल के, ये डॉक्टर सूरजभान जी ने भी उसके ऊपर लिखा। तो ये दरअसल दुख इस बात का है कि हमारे इतिहास में इसके ऊपर कोई चैप्टर नहीं बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए, जो कि होना चाहिए। लेकिन ये बुनियादी तौर पे नवाबों का जो लूटने का और यातनाएं देने का जो दौर है, उसके खिलाफ विद्रोह है ये रिवोल्ट लोहारू का भी। और लोहारू रियासत तो छोटी सी है, लेकिन उसके नवाब के जो शानो शौकत थी ना, वो कोई पटियाला वाले महाराजा तक कम नहीं थी। हाँ, वो पूरे खास बात ये कि वो इलाका ऐसा है सर, हमेशा ही अभाव में रहा, वहाँ बारिश पानी नहीं बारिश पे निर्भर। और उस रेतीले टिब्बों में रहने वाले लोग, कितनी कठिन जिंदगी रही होगी उनकी। और उनका जो नवाब था वो सच में ही नवाबी शौक थे जी उनके। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी सेना रखता था और बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते थे वो। हाँ हाँ, और ये बात ये है कि जो इसका चरम बिंदु है विद्रोह का, वो मैंने बताया 8 अगस्त 1935 का है, जिसमें सिंघानी गांव के अंदर बड़ी उन्होंने मीटिंग कर रखी थी किसानों ने। उससे 2 दिन पहले चहड़ गांव में भी सारा गांव फूंक दिया, मतलब सिर्फ एक घर बचा था। उस घर के देड़ी के ऊपर गंडासी लेके एक महिला खड़ी थी। अच्छा। उसने ये कहा कुछ भी हो जाए घर के अंदर नहीं घुसने दूंगी, हिम्मत हो तो कोई आ जाओ। वो घर बचा था, बाकी गांव फूंक दिया।
तो उसके 2 दिन बाद ये जो घटना, 22 लोग शहीद हुए। और जो कुल मिलाकर जो टैक्स वहाँ पर लगते थे, टैक्स भी बहुत कमाल के टैक्स थे जी। कमाल के क्या थे, मतलब टैक्स की तो पूछो ना। आप ये देखो, बैल टैक्स, ऊंट टैक्स, भेड़ बकरी टैक्स, बाट छपाई तोलने के बाट जो होते हैं, हाँ उसका टैक्स, चुंगी टैक्स, मलबा मतलब जो चौकीदार लंबरदार सिपाही उनकी तनख्वाह देने का टैक्स लोगों के ऊपर, करेपा टैक्स, ये करेवा नहीं होता जो विधवा महिला जो शादी कर लेती है, लता ओढ़ लेती है, उसका भी टैक्स है। हाँ, देवर या जेठ से उसका भी परमिशन भी लेनी पड़ेगी और टैक्स भी देना पड़ेगा। जबकि ये ट्रेडिशन किसानी के अंदर हमारे समाज में बहुत पहले से है, सर्वमान्य है, मतलब उसके अंदर। बाद में तो मतलब विधवा विवाह का जो स्वामी दयानंद ने किया वो तो यहाँ तो पहले से वो करे पाकत, उस पर टैक्स। फिर जो है नजराना, अलग अलग चीज़ों का, आज उसके यहाँ ये है नवाब के तो इसका नजराना। फिर एक होता है कढ़ाव कहते हैं उसको, वो पब्लिक एडवांस, यानी नवाब जो है रियासत जनता से एडवांस लेती थी। अच्छा। कि अगली उसमें काट देंगे तुम्हारे टैक्सों में, नेक्स्ट ईयर पहले दे दो, अब एडवांस में उगराही करवा दो। शाही शादी टैक्स, कोई भी उनके खानदान में शादी होगी लड्डू तो खाओगे नवाब और अलग से मतलब टैक्स भरना पड़ेगा। बेगार करवाते थे, पेड़ कटवाई का चबूतरा, लोहा टैक्स, लोहे का कुछ भी चीज प्रयोग में। ये इतने टैक्सों से जो कमर टूट जाती थी। और कमाल की बात यह है, अकाल पड़ता था तब भी टैक्स देना पड़ता था। कहते गांव के गांव खाली हो गए थे। मुझे बता दे कर्नल योगेंद्र सिंह जी बोले 11 या 12 गांव बचे थे आबाद, बाकी उजड़ गए थे गांव अकाल में। और मैं एक बार, क्योंकि ये ना बीकानेर रियासत के साथ लगता है, वो तो बॉर्डर है वहाँ का बिल्कुल ही, तो सीकर के अंदर मैं गया हुआ था एक बार। वहाँ की बड़ी कहानियाँ हैं, ये जो सामंतवाद और जागीरदारों के खिलाफ किसानों के संघर्षों की एक कहानी मुझे वहाँ सुनने को मिली। मतलब इसके लोहारू से अगला भी राजगढ़ अगर देखें, हाँ जी, तो मोहर सिंह पूनिया विधायक बने थे, जो इकतारा बजाते थे, कॉमरेड थे वो कम्युनिस्ट, वो इकतारा बजा के एमएलए बने थे। फिर वहाँ त्रिलोक सिंह बड़े जाने माने विधायक रहे, कई बार सीकर। तो त्रिलोक सिंह जी से एक सुनी थी मैंने, मैं उनसे भी मिला था। उन्होंने ये बताया कि एक गांव में अकाल पड़ गया और राजा के कारिंदे आ गए। उन्होंने ये कहा भाई उगाही करनी है लगान की। वो बोले लगान हम देंगे कहाँ से, जब कुछ हुआ ही नहीं, खाली पड़े के। तो बोला तुम इनकार कर रहे हो लगान देने से? बोले हाँ। बोले मुकर रहे हो? कि हाँ मुकर रहे हो। उसने जाके राजा को बताई। राजा बोला वही ये तो पंगा ही ले रहे हैं ये, तुम जाके ये बात करो उनसे, पूरे गांव की तरफ से एक सिरटी लगान की दे दो। ये सिट्टा नहीं होता बाजरे ज्वार का, एक दे दे वो भी मंजूर है हमें। वो कारिंदे वापस गांव में गए, उन्होंने कहा राजा ने ये कहा है एक सिरटी दे दो गांव की तरफ से। बोले एक सिरटी नहीं, एक सिरटी दे दी तो वही रिवाज पड़ गई कि अकाल के टाइम भी लगान जो है वो गांव से तुम लोगे। इस बात के ऊपर गांव का मतलब टकराहट हुई जबरदस्त और उसको जो रजवाड़े थे उनको वापस हटना पड़ा। बोले एक सिरटी नहीं देंगे, हमने पूरा गांव करके इकट्ठा और इस सौगंध उठा रखी है कि एक सिरटी दे दी तो फिर तो हार मान ली। इसका मतलब बड़ी बात है, गजब की कहानी है। हाँ, इस तरीके की ये इनके जमानों के अंदर चीज़ें होती थी। तो वो विद्रोह तो उसके अगेंस्ट है वो पूरा का पूरा। और यहाँ की खास बात ये है कि ये जो गांव थे ना, इनके अंदर जी जो इकट्ठे होके इन्होंने ना एक गवर्नमेंट बना ली, पैरेलल गवर्नमेंट।
नवाब के सामने? नवाब के समानांतर सरकार गांव के लोगों ने बना ली। हाँ। वो कासनी गांव के एक दिलसुख सूबेदार थे, वो फौज से आए हुए थे। अच्छा जी। बीच में नाम कटा के आ गए, तो उनके पास बंदूक भी थी, वो सारा जानते थे कि कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं आर्मी में। तो उन्होंने वो जनता को और उसके कुछ मिनिस्टर बना लिए उसने। अच्छा। वो उसके सर्वे सर्वा वो प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री या कुछ भी उसके अधिनायक कह लो, वो उसके बने और लोगों ने उसको पूरा का पूरा सम्मान दिया और बाइकाट कर दिया कि नहीं देंगे लगान किसी भी तरीके का जब तक वो सामने आके विदड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ तक की भी बात हो गई कि सारे लगान वापस ले लेंगे, ऊंट का नहीं लेंगे हम वापस। बोले ऊंट का सबसे पहले वापस करवाना हमने बाकी बाद की बात है। तो छोटे मोटे मतलब समझौते भी हुए, लेकिन वो जो सिंघानी गांव में इकट्ठे हुए थे ना, वहाँ पर आके पुलिस ने फायरिंग की। उससे पहले फरवरी 1935 में एक सभा उनको चैड़ गांव में करनी थी, वो होने नहीं दी गई। उसके अंदर राजस्थान से भी लोग आने थे और जो ब्रिटिश के तहत जो बाकी इलाका था भिवानी का, वहाँ से भी आने थे और पटियाला से लेकिन एंट्री नहीं होने दी किसी की भी, और वो सभा विफल कर दी थी। चैड़ पहाड़ी पे जो सभा होनी थी वो नवाब ने नहीं होने दी। नहीं होने दी, तो उसका भी एक आक्रोश था। लेकिन ये जो 22 किसान शहीद हुए, इसका उस टाइम पे ये अखबार में तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन में खबरें छपती थी। शायद छपी भी ना, छपती भी नहीं, इसकी छपी, लेकिन ये अखबार के फोटो दे रखे हैं इसके अंदर। अच्छा। और ट्रिब्यून अखबार की कई दिन की लगातार कवरेज है और कई और अखबारों की भी उसके फोटो दिए हुए हैं इसके अंदर। उनमें वो छपी खबरें कि 22 लोग मारे गए। ये देखो, लवारू सिचुएशन स्टिल टेंस, सीरियस। हाँ, विलेजर्स लीव स्टेट, चैड़ टेम्पल लूटेड। हाँ, अच्छा। ये कई खबरें ट्रिब्यून की हैं। ये 16 अगस्त की है और ये भी 16 अगस्त की है। चैड़ मंदिर लूट लिया था जी। हाँ, और ये आगे और हैं, ये कई हैं। तो ये लिखा कि 22 लोग शहीद हो गए। ये जब इसके अंदर छपती हैं खबरें, सिंघानी में 8 अगस्त 1935 को सिंघानी में हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो चौधरी छोटूराम वहाँ पे चले गए। अच्छा। वो चले गए 16 तारीख को, 16 अगस्त को। और चौधरी लाजपत राय अलखपुरा और नेकीराम शर्मा ये वहाँ चले गए संभालने के लिए जिन घरों के व्यक्ति शहीद हुए थे, जिनके घायल हुए थे और जो मफरूर हो गए, मतलब अंडरग्राउंड सैकड़ों की संख्या बन जाती है। इतना बड़ा दमन होने के बाद कोई संगठन उस तरीके का है नहीं। था नहीं जी वो। तो इन्होंने जाके उसको, MLC थे चौधरी छोटूराम उस टाइम के ऊपर, वो रियासतों में जाते थे टैक्सों के खिलाफ। पहले भी मैं एक बार पढ़ी है ये चीज़। जहाँ किसान को तकलीफ होती थी वो जाते थे। वहाँ तो मजदूरों के लिए गए 3-4, तो जुलाहों का टैक्स था, चमारों के ऊपर टैक्स था और कुम्हारों पे था। मिट्टी, बोले मिट्टी नवाब की है, राजा की, ये बरतते हो तो टैक्स तो देना पड़ेगा। कतरन टैक्स था, मतलब भेड़ बकरियों के बाल काटने का और बेचने का। ये सारे के सारे मतलब मजदूर वर्ग के लोग थे, जो जिनको गांव के कारीगर कहते हैं। और उन्होंने उनके बड़े बड़े सम्मेलन बना के पिछड़े वर्गों के अलग अलग, आज नाइयों का, इधर उसका। और बीकानेर के राजा के खिलाफ चौधरी छोटूराम ने ये टैक्स हटवाए। एक गांव में तो जुलाहों ने टैक्स नहीं दिया था, उनके घर जला दिए। तो उस टाइम के ऊपर 2 लाख रुपए मुआवजे के लिए 6 दिन भूख हड़ताल की छोटूराम ने। तो ये यहाँ पे भी तुरंत पहुँच गए। और उसके बाद चौधरी लाजपत राय और नेकीराम शर्मा ये दिल्ली गए, जवाहरलाल नेहरू से मिले।
और उनसे मिलके 2000 रुपये सहायता के लिए लेके आए इन परिवारों की मदद करने के लिए। तब तो 2000 काफ़ी होते होंगे, बड़ा अमाउंट उस टाइम पे देखा जाए। और वहाँ फिर कहीं ऊँटों के ऊपर, कहीं पैदल जाके, कहीं राहत हो गई, कहीं ये चौधरी लाजपत राय अलगपुरा बहुत ही सादे आदमी थे ये। तो खैर इन्होंने उसको संभाला, क्योंकि इनके अपने यहाँ भी 1929 में वो किसान सभा इन्होंने बनाई थी स्किनर स्टेट के खिलाफ। स्किनर के 18-20 गांव कंपनी ने उनको दे रखे थे इनाम, पूरे स्टेट थी उसकी। उनके खिलाफ संघर्ष किया। खैर तो ये फिर बाहर का उनके साथ सूत्र जुड़ा, और उसके बाद ये जब उनको ये लगने लगा कि भाई यहाँ पेश चलनी मुश्किल है, तो नवाब ने समझौता करके और बहुत सारे टैक्स जो है वो वापस पर उसको सजा तो नहीं मिली 22 लोग मारने की? सजा तो देने का अख्तियार ही उनको था, नवाबों को, और किसी को था ही नहीं। दोषी को सजा कौन दे? दोषी खुद को सजा कैसे दे? उनको फांसी पे चढ़ाने की भी अथॉरिटी अवार्ड करते थे ब्रिटिशर, कि भी फलाने के नवाब के लड़के को ये अथॉरिटी दे दी गई, या फलाने की वापस ले ली फांसी पे चढ़ाने की। और कितने ही मतलब हमारे 1857 के तो फांसियों पे कंपनी ने लोगों को मतलब हजारों की है उनकी तो संख्या। ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट के कितने गांव के हजारों लोग हैं, उनमें मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, बाद में माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए, लेकिन दूसरे लोग भी हैं। और ये जो लोहारू वाला विद्रोह है, इसके अंदर भी जो प्रचार किया गया नवाब द्वारा वो ये था कि जाट है और कोई नहीं है इनके साथ। और जबकि सूची देख रहा था उसमें तो हर जाति के लोग थे। उसके अंदर खाती भी हैं, महाजन भी हैं, उसके अंदर अग्रवाल भी, उसके अंदर फिर जो वो जो घायल हुए उनकी जो सूचियां हैं उसके अंदर, और उसमें हेड़ी हैं, शामी हैं, गुज्जर हैं, दर्जी हैं, नाई हैं, और आपके क्या कहते हैं वो कोई मेरे ख्याल में तो कोई जाति शायद सारी जातियों के लोग थे, बची हुई नहीं होगी, जिसके अंदर ठाकर हैं, जोगी हैं, सुनार हैं, ब्राह्मण हैं, कुम्हार हैं, दलित भी थे ये और चमार हैं, दानक हैं। बकायदा उनके समुदाय जो जिस बिरादरी से था आगे लिखा हुआ है उसके। हमारे यहाँ भी ये जो गांव सांगी खडवाड़ी के 1857 के हैं, उनके अंदर भी दलित हैं शहीद होने वालों में। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये उस टाइम पर आप ये लगा लो कि पूरा जो जीवन था तो वो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता का था, मिलजुल के ही तो रहते थे ना जी। तब जाति को उस तरीके से मतलब वो कोई छुआछूत के रूप में नहीं इंट्रोड्यूस हुई थी। तो बाद में मतलब ये लगा लो कि भाई ये जो ब्राह्मणिकल जो फिलॉसफी वो थोपी गई उसके बाद हुआ उस तरीके का जो वर्णों का भेद है। खैर तो ये एक उसकी बात है। तो मेरे को ये लगा कि भाई ये जो इसके क्यों नहीं चैप्टर के रूप में ये जाने चाहिए। भाई ये आज़ादी के आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब अध्याय है, और ये इसका बताया भी जाना चाहिए और पढ़ाया भी जाना चाहिए। और अब मैं जो आपको पहले ये उस राहत प्रदान करने के लिए 15 मेंबरी कमेटी बनी थी, जिसमें बड़े प्रमुख आदमी थे। वो उसके कन्वीनर चौधरी छोटू राम थे, इस लोहारू वाले राहत प्रदान करने की कमेटी। फिर उन्होंने जगह जगह जाके उनके लिए संभालने के लिए मतलब सहायता दी, इकट्ठी करी वहाँ पे। तो खैर बात ये है कि ये कुल मिला के आंदोलन जो है वो सामंतशाही के खिलाफ तो था ही था, साम्राज्यवाद के खिलाफ भी था, क्योंकि अंग्रेज और नवाब मिले हुए थे। तो जागीरदार और ब्रिटिशर्स मिले हुए थे। ये तो बाद में जब आज़ादी आई तब जाके वो पूंजीपति जागीरदार मिल गए, फिर वो ब्रिटिशर से हटके इनके साथ लग गए। तो अब अगर हम देखने लगे तो ये जिस तरह इसका
ये शुल्कों का झगड़ा है, टैरिफ का। अभी उन्होंने कह दिया ट्रंप ने कि भारत जो है हमारे उत्पादों के ऊपर भारत की मंडी में 0 शुल्क करने को राजी हो गया। और ये चुप है। ये तो सर इनको तो बेचारों को माय फ्रेंड ट्रंप वालों को समझ नहीं आ रहा ये बन क्या रहा है। समझ में तो इनको सब कुछ है, लेकिन इनकी वफादारी जो है वो साम्राज्यवाद के साथ है। वरना आप एक बात बताओ, जो गाजा के अंदर हो रहा है इससे बड़ा जुल्म हमने कभी देखा है? अस्पतालों तक पे बम फेंक रहे हैं जी। देखो बच्चे, देखो ना, अभी कल आया हुआ है कि कुछ कितने हजार बच्चे, 14,000 मर जाएंगे अगर वहां राहत नहीं पहुंची तो। और इस हमेशा फलस्तीन के समर्थन में भारत की सरकार रही, अब वो इजराइल के साथ है और इजराइल से हथियार खरीदती है और उस मुनाफे से इजराइल फलस्तीनियों को मार रहा है, बच्चों को, महिलाओं को। तुर्की का बायकॉट कर रखा था, अब अपने वालों ने बायकॉट तुर्की चल रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि समझ में इनको नहीं है, लेकिन ये और झगड़े उठा के साइड में और नीचे नीचे से ये इसके कर इंग्लैंड के साथ कर लिया, पता ही नहीं लगने दिया इन्होंने कि भाई क्या हुआ। और ये पक्की बात है कि हमारी कपास, हमारे फ्रूट, सेब वगैरह, हमारे मक्की। दिक्कत ये है ना सर, हमारा किसान तब जागता है जब उसके बेचारे के सिर पे पड़ जाए। नहीं, किसान तो दूसरा, अब किसान पढ़ने के बाद भी जाग जाए तो भी शुक्र है। लेकिन आप ये बताओ ना कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मतलब आयात निर्यात के जो नियम और WTO के नियम और इन देशों की धिंगा दसौड़ी और बायलेटरल रिलेशन के नियम, ये तो अच्छे खासे पढ़े लिखों को नहीं पता। आम किसान तो ये सोचता मैं मंडी में गया आड़ती न जाना है वो। ये पिछले आंदोलन के बाद 2020-21 में जरूर एक उनको कारपोरेट के साथ जो सूत्र जुड़ा इसका मालूम पड़ा। अब वरना आप देखो ना कितनी मुश्किल चीज़ है समझने के लिए। हमें भी जब टैरिफ की बात आती है तो ये काफ़ी पढ़ने के बाद पता चलता हमारे कौन कौन से उत्पाद प्रभावित होंगे और उनका माल हमारे यहाँ बिका करेगा। ये है जो, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इतिहास का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आज का जो कॉरपोरेट और साम्राज्यवाद है उसके खिलाफ लोगों के अंदर एक ऊर्जा पैदा इससे होती है। इस दृष्टि से बात कर रहे हैं ना पत। और उसके अंदर फिर ये होता है जब उन लोगों के ऊपर विपदा पड़ी थी तो वो इकट्ठे होके लड़े, मतलब अब भी लड़ सकते हैं। तो अब जो विभाजन अगर होंगे तो आप हार जाएंगे। ठीक बात है। ये जो हिंदू मुस्लिम जात पात का जिस तरीके से ये सवार है, जिसको पहचान की राजनीति कहते हैं, वो अलग अलग जातियों को कहेंगे थारी देखो कुछ भी नहीं, धर्मशाला सब कानून बन गया, सब कौ बन गया, और उनके कोई न कोई वो बन जाएंगे लीडर, वो उनके सामने पेश कर देंगे। कोई उनका देवता भी उठा लाएंगे कहीं ना कहीं से, यो था थारा हमने बेरा पाड़ा है, तुम तो वैसे ही बावड़े रहे। बोला बात तो ठीक है भाई। ये जो इस तरीके का पिछड़ा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, तो ये चुनौतियां भी साथ में हैं। तो इस तरीके से मीनिंग में मुझे ये लगता है ये उद्यमी रामर का तो चलो लिबासपुर के जो थे 1857 में जिस तरह उनका पता चल गया। अभी कुछ लोगों ने सांगी खडवाड़ी आसपास के गांव के वो सूचियां जो फांसी पे टूटे लोग उनकी आई हैं सूचियां। तो हमें अपनी जगह के इस प्रकार के जो सांझे शहादत और सांझे संघर्ष के जो इतिहास के प्रसंग हैं उनका अध्ययन करके लोगों के सामने लाना चाहिए। और हमारे इसकी मीडिया की तो बहुत बड़ी भूमिका इसके अंदर हो सकती है। तो इस मौके के ऊपर आप उनको याद भी करते हैं और हम कोशिश करेंगे और जगहों के भी डिस्ट्रिक्टों के अंदर ऐसे हुए हैं उनको भी खोज के और उनको चर्चा की जाए। आप इस कार्यक्रम में इस तरह की बातचीत में रखा करेंगे, ये बहुत जरूरी है ऐसा करना। धन्यवाद कामरेड साहब, आपने लोहारू के किसान विद्रोह की इतनी अच्छी जानकारी दी दोस्तों। और ये जानकारियाँ इसलिए आप तक पहुँच पाई क्योंकि कोई था जिसने इन कहानियों पे इस इतिहास को दर्ज करने का काम किया। अगर किताबें नहीं आती तो हम पढ़ भी नहीं पाते। सही बात है। हाँ। और अफसोसजनक बात यह है सर कि अब किताबें पढ़ने की आदतें कम होती जा रही हैं।
बहुत कम हो रही हैं। तो मीडिया पे डालेंगे आप, हाँ? हाँ, तो इसलिए हम सोशल इसको मीडिया पे, गूगल पे, जहाँ तक हम पहुँच पाए वहाँ पहुँचाने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत पहुँचते हैं ये वीडियो, कितने लोग हमारे को मिलते हैं जी जी वो इसीलिए पहचानते, बोले आप जी उनके धर्मेंद्र के साथ नहीं, वो आए थे उसमें, तो नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आपका खुद का इतना ये विराट उसका असर है। नहीं, मैं तो किताब पर बात चल रही, तो मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एक किताब आपकी भी आनी चाहिए। आप मेरा आग्रह बहुत साल से मतलब ठुकरा रहे हैं। हाँ, अच्छा। कॉमरेड साहब के पास इतने अनुभव हैं दोस्तों, अगर ये किताब अपने आएगी कभी, जब इनकी अगर इनका मन हुआ तो बहुत ही ऐतिहासिक रूप से बहुत चीज़ें उसमें आपको पता चलेंगी। तो आप परसों एक फोन आ गया, कमेंट करके जरूर बताना कॉमरेड साहब को किताब लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। सब्जी खरीदने गया मैं, हाँ। फोन आ गया, मैं उठा के कान पे लगा, बोला जी मैं इशारे से बोल रहा हूँ, आपसे एक बात पूछनी थी। मैं कहा पूछ ले भाई। बोले कॉमरेड क्या होता है? हाँ। तो मैंने कभी कामरेड का मतलब तो साथी होता है। एक बार तो इतनी सी मैं बता दूं, फिर सब्जी खरीद के घर चला जाऊंगा ना, तब थोड़ा विस्तार से बताऊंगा आपको। तो कुछ न कुछ इससे चर्चाएं तो चलती हैं लोगों के बीच। तो आप जरूर बताना दोस्तों, कॉमरेड इंद्रजीत सिंह को अपनी किताब लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। अगर ये लिखेंगे तो आप कौन लोग हैं जो उसको पढ़ना चाहेंगे, इससे इनको हौसला मिलेगा। आप जरूर बताना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।